हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे और इस सोशलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे। तो आजकल हम सोशल चेंज कर रहे थे, ठीक है। वेरियस थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज इसी की कंटिन्यूएशन में है और डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। ये भी इसी का पार्ट है। इसे डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड सिस्टम मॉडल भी देख लेंगे और फिर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज में मूव कर जाएंगे। तो आज इतना ही लेंगे, डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम मॉडल डिस्कस कर लेंगे। फिर कल हम एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें आज का सेशन। देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी देखिए। डेवलपमेंट एज अ सोशल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव चेंज फ्रॉम वन लोअर स्टेट टू अ हायर स्टेट ऑफ वेलबींग और सिंपली चेंज इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। तो कह रहे हैं डेवलपमेंट एक सोशल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि प्रोग्रेसिव चेंज हम देखते हैं एक लोअर स्टेट से लेकर के कहाँ जाते हैं, हायर स्टेट पे जाते हैं, ठीक है। और सिंपली इसको कह सकते हैं ऐसा चेंज जो कि हमारे लिए क्या है, हम उसकी कामना करते हैं, हम उसकी डिज़ायर करते हैं, एक डिज़ायरेबल चेंज, ठीक है, इन अ डिज़ायर डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन हम उसकी कामना कर रहे हैं, ठीक है। It is also defined as development is about removing the obstacles to the things that a person can do in life, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि सारी ऑब्स्टेकल, सारी रुकावटों को हम निकाल दें, रिमूव कर दें, ताकि इंसान जो एक सर्टेन पर्सन है वो कैन डू इन लाइफ, क्या कह रहे हैं, ताकि वो चीज़ों को कर सके जो भी वो करना चाहता है ना। सच एज इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी इन सबको जब हम हटा देते हैं, यानी कि जहाँ पे लैक है उसमें हम भर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, इंसान अपनी डेवलपमेंट की ओर जा सकता है, जाता ही जाता है, ठीक है। इट कैन हैव मैनी डायमेंशंस लाइक कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये डायमेंशंस हो गए, यानी आयाम हो गए। इसमें कल्चर आ गया, इकोनॉमिक्स आ गई, पॉलिटिक्स आ गई, ये सब भी इसमें रहता ही रहता है। एक कहावत भी कही गई, भले ही आप पॉलिटिक्स को ना फॉलो करते हो लेकिन पॉलिटिक्स आपको ज़रूर फॉलो करती है, मतलब उसका असर ज़रूर पड़ता है आप पर, ठीक है। ट्रू डेवलपमेंट इज़ द वन विच नॉट ओनली मीन्स ग्रोथ बट ऑल्सो सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थाट्स एंड एक्शन लीडिंग टू द फुल रियलाइजेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल पोटेंशियल इन सोसाइटी। पोटेंशियल का मतलब होता है कि सामर्थ्य, एक तरह से उसमें शक्ति, पोटेंशियल जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं ट्रू डेवलपमेंट, ये सच्चा विकास, इसको इस तरह से लिया जाता है जहाँ पे ग्रोथ होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जहाँ पे सोचने समझने की आपको आज़ादी हो, ठीक है, और पूरी जो आपका पोटेंशियल हो सकता है पूरा आप उसको रियलाइज़ कर पाएँ, उसी को ट्रू डेवलपमेंट और ट्रू फ्रीडम कहा जा सकता है ना। क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट टू an evolutionary view of development which is often simplified as a shift from traditional or simple society to modern or industrial society। तो कह रहे हैं जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट थे, यानी जो हमारे परंपरागत, ठीक है, समाजशास्त्री रहे हैं, वो ऐसा मानते थे कि जो उन्होंने क्या लिया कि इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ डेवलपमेंट लिया, यानी कि जैसे कि हम हमारा जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, कहते हैं वैसे वैसे सोसाइटी का भी इवोल्यूशन होता है, और वो देखते हैं कि एक शिफ्ट होता है। शिफ्ट कैसा शिफ्ट, ट्रेडिशनल सोसाइटी से लेकर के हम कहाँ मूव कर जाते हैं, एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में मूव कर जाते हैं, ठीक है, ये बताया उन्होंने। दिस अकॉर्डिंग टू दिस व्यू डेवलपमेंट मीन्स हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी एटसेट्रा। तो ये सारे चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, जहाँ पे हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो हाई आप मोबिलिटी भी देखेंगे, यानी मोबिलाइजेशन भी देखेंगे, अर्बनाइजेशन भी देखेंगे, प्रोडक्शन भी देखेंगे, डेमोक्रेसी यानी कि आप जो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वैसा देखेंगे, और इंडिविजुअल लिबर्टी यानी कि व्यक्ति विशेष जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो भी आप यहाँ पे देखते हैं। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ठीक है। This model was later accused of suffering from Western bias, ignoring ingenious approaches। तो इसमें कह रहे हैं कि इस मॉडल को जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ये सफ़र यानी पीड़ित किस चीज़ से है, वेस्टर्न बायस। बायस का मतलब होता है किसी एक चीज़ के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट होना या उस पर ज़्यादा उसको तवज्जो देना एक तरह से, या ये भी कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति को बिना
उसके पूरी तरीके से जाने ही उसकी तरफ मूव हो जाना, उसकी तरफ एक तरफ़ा विचार रखना, ठीक है। पहले से ही बायस का मतलब यही होता है कि आपने किसी और को नहीं टेस्ट किया, पहले यही अच्छा है, ठीक है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के बायस्ड होते हैं, ठीक है, मेरा ही बच्चा सबसे अच्छा है, ठीक है, इस टाइप से, ओके, समझ पा रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न बायस से गुज़र रहा है। पहले कोई एक प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के चलना है ना, जैसे बायस ये भी हो सकता है कि लड़का ही अच्छा है, लड़की नहीं, तो इस तरह से इग्नोरिंग इंजीनियस अप्रोचेस, मतलब जो वहाँ के लोकेशन बेस्ड जो अप्रोचेस हैं उनको ना देखते हुए एक वेस्टर्न व्यू लेकर के और उसे ही सब कुछ मानते हुए चलना, ठीक है। कंटेम्प्रेरी नोशंस ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेस ऑन जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, इक्विटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल। तो इन टर्म्स को आप जान लीजिए। देखिए, जो कंटेम्प्रेरी नोशंस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है जो आज के काल में जो चल रहे हैं वो डेवलपमेंट किस तरह का है, जहाँ पे स्ट्रेस किन किन चीज़ों पे दिया जाता है, जैसे जस्टिस यानी न्याय, राइट्स यानी अधिकार, इक्वालिटी यानी समानता। इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी आप समझ लीजिए कि आपने ये शब्द इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, बट वहाँ और यहाँ में इसका अंतर इतना है। इक्विटी का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली, ठीक है, तो किसी और व्यक्ति का डायरेक्टली उसमें कोई इंटरेस्ट ना होते हुए भी उसका कुछ अधिकार निहित होना, यानी शेयरिंग करना एक तरह से, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट समझ ही गए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़ा होगा, उसमें ये है कि ऐसा विकास जो कि आगे जनरेशन्स भी देख पाएँ, हम पूरी रिसोर्सेज को ना ख़त्म कर दें, फ्यूचर जनरेशन्स को भी छोड़ें। इंडिविजुअल लिबर्टी समझ ही पा रहे होंगे। एंड रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल, यानी उसका अपनी पूरी सामर्थ्य का realization होना, ठीक है। Over the years, the developed countries evolved their own model of development, which was primarily focused on material well-being. The Western notion of development was imposed on newly liberalized nations after the Second World War, when numerous of them became independent. However, soon it was realized that their conditions were not improving, and instead they were facing a new outflow of resources, stagnant levels of poverty, and worst of all, a dependency on the western countries. तो इसको जान लीजिए अच्छे से। क्या कहा, हम बहुत सारे वर्षों से ये देखा गया कि जो डेवलप कंट्रीज़ थे उन्होंने अपना एक मॉडल डेवलपमेंट का इवॉल्व कर लिया, और जो जिसका फोकस मेनली मटीरियल वेलबिंग पे था, यानी कि भौतिक चीज़ें वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो वेस्टर्न नोशन ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली किस पर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, यानी वो ख़त्म हो गया, तब देखा गया कि बहुत सारे कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और इससे फिर क्या हुआ कि उनकी कंडीशंस इम्प्रूव ना हो करके क्या होने लगा कि एक स्टैग्नेंट लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि वहाँ पे जो गरीबी है वो एक तरह से स्थायी हो गई ना, और उनका जो डिपेंडेंसी किस पे बढ़ गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ पे बढ़ गया, ठीक है। This led to the rise of dependency theories in 1950s in Latin American countries which were under communist influence and which saw development process as essentially the one creating dependency of the developing countries on the developed countries. तो इन्होंने कहा कि इसी से फिर क्या राइज हुआ, 1950s से क्या राइज हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किन पे डिपेंडेंट हो गई, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, ठीक है। दे रिजेक्टेड द आर्गूमेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, है ना, theories that modernity and development reached to the bottom most in its own due course. They rejected the notion that underdevelopment of countries is due to their own cultural and institutional faults. They are an offshoot of Marxist thinking, which sees a creation of global haves and have-nots in the form of highly unequal global north and global south. तो इन्होंने क्या बताया कि एक तरह से मार्क्सिस्ट थिंकिंग थी, ठीक है, उसने क्या क्रिएट कर दिया, एक जो उन्होंने बताया था कुछ हैव्स होते हैं, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा है, और जो हैव नॉट्स है जो अकिंचित ना वर्ग था, यानी कि एक वर्ग ऐसा है कि आपने जिसके पास भरमार है रिसोर्सेज की, और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो लेबर क्लास है। तो यही बता रहे हैं, इसीलिए ये एक तरह से अनइक्वालिटी क्रिएट हो गई, तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में इसका डिवीज़न हो गया। अकॉर्डिंग टू इट, दो
colonialism has officially ended. It continues to be practiced in a disguised manner, and developed countries prevent development of underdeveloped countries for their own vested interest. और इसके साथ ये बोला गया कि जो जो कंट्रीज कॉलोनी बनी थी, है ना, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक गया, ठीक है। और इन डेवलप कंट्रीज़ ने क्या किया, पूरी तरीके से अंडर डेवलप कंट्रीज़ को अपने हाथ में लेकर रखा, और उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, इसीलिए उन्होंने उनका डेवलपमेंट एक तरह से रोक कर रखा, प्रत्यक्ष ना करते हुए अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। These theories regard power, economic, military and soft power as central to enforcing unequal economic relations. Dependency theory is also a reaction to the conventional wisdom of development, which supports a Western model of development. Andre Gunder Frank, in his book Development of Underdevelopment 1966 की इनकी किताब है, argues that in fact the contemporary underdevelopment of Latin American countries and Afro-Asian countries is a result of artificial dependency that the West has historically created, and this underdevelopment is fundamentally different from underdevelopment. तो इन्होंने कहा कि एक फॉल्स नोशन बनाया गया आर्टिफिशियल डेवलपमेंट का, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये सब इसका फ़ायदा उठाया, है ना, जो अनडेवलप्ड थे वहाँ पे रिसोर्सेज होते थे बट उनको खुद ही नहीं पता रहता था, तो वो पहले से चीज़ें करके रखते थे, उन पे डिपेंडेंसी एक तरह से क्रिएट कर दी गई ना। इसी तरह मार्केट का बहुत सारे फार्मूलाज लगाए गए, आज की डेट में भी ट्रम्प का एग्जांपल ले ही लीजिए, कितने सारे वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि अपने फ़ायदे के लिए हैं, बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं, ठीक है। आगे देखिए, तो हाँ, कॉलोनिज्म एंड कैपिटलिज्म लेड टू अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉलोनीज इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी इन अ subservient manner. According to him, though Adam Smith perceived global trade to be based on principles of equality, powerful rich countries impose unequal terms in the name of free trade and developmental help. तो एडम स्मिथ बहुत ही चर्चित नाम है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने ग्लोबल ट्रेड को के बारे में ऐसा विचार था इनका कि ये होना चाहिए, इक्वालिटी इसका बेस होना चाहिए, ठीक है। और जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं लेकिन क्या करती हैं, अनइक्वल टर्म्स लगा देती हैं, जैसे आज की डेट में एग्जांपल दिया ही ट्रम्प का, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो कितने सारे टैरिफ्स लगा रहे हैं, अन्यथा रिवर्स टैरिफ भी लग रहा है, इन द नेम ऑफ फ्री ट्रेड एंड डेवलपमेंटल जो हेल्प है उसके लिए एक तरह से ये देखा जा रहा है। सरप्लस बाय ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टेकन अवे बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड मल्टीनेशनल्स, तो कह रहे सरप्लस ले लिया जाता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, मल्टीनेशनल्स खोलने के नाम पे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, बहुत सारा आप देखते ही होंगे कि बहुत सारा रॉ मटेरियल यहाँ से कितना, भारत से कितना ब्रिटेन गया है, वो कोई भी इससे अछूता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो ये कि अंग्रेज़ों ने कितना लूटा। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अर्गिरी इमैनुअल इन हिज अनइक्वल एक्सचेंज 1972 इनकी किताब का नाम है, ठीक है, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, Agriri Emmanuel refers to low income countries as not underdeveloped but as misdeveloped, यानी misdeveloped बता दिया इनको। Similarly, scholars like Wallerstein blame developed countries of perpetuating a culture of dependency and forwarding hollow slogans of development and intern। तो इन्होंने वैलेस्टीन ने ब्लेम किया डेवलप कंट्रीज़ को कि ये चाहती थी कि शाश्वत क्या हो जाए, एक तरह से डिपेंडेंसी हो जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ पर, इन क्या एक तरह से जैसे मान लीजिए इंडिया है, उसको इस तरह से ही डेवलप कराएंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ पे ही पूरी डिपेंडेंसी हो जाए, इसीलिए थ्योरी निकल के सामने आई, ठीक है, ओके। एंड इन टर्न सकिंग आउट द रिसोर्सेज ऑफ लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, उनके रिसोर्सेज को ले ही लेते थे, मैंने बताया। According to him, self-sufficient units of pre-capitalist society are now a victim of global capitalism and market forces. Neo-dependency theorists also highlight the stalling of Doha WTO round as a symbol of vested interest in promoting an unequal global trade framework instead of developing countries of excel। कह रहे हैं कि दोहा बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है, WTO आप जान ही रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं, तो उन्होंने बताया, इसमें बता रहे हैं कि इन सब के वेस्टेड इंटरेस्ट होते थे,
कि कुछ ना कुछ उसमें छुपा रहता है। अगर मान ली हेल्प भी कर रहे हैं तो उसमें अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लेके चलते थे, तभी उन कंट्रीज़ की हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ करेंगे ही नहीं। कुछ उनके रॉ मटेरियल या उनके जो रिसोर्सेज हैं वो देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं उस कंट्री में, हमारा कितना फ़ायदा होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड हैज़ गिवन बर्थ टू स्वेट शॉप्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, डेवलपमेंट कैन बी ट्रूली मीनिंगफुल इफ़ इट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड लीड टू देयर कलेक्टिव राइज। डेवलपमेंट विच इज़ अनइक्वल विल ऑलवेज लीड टू डिपेंडेंसी। तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट अगर वो इक्वलिटी पे बेस नहीं होगा, अनइक्वल डेवलपमेंट होगा, तो लेटर ऑन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी क्रिएट हो ही जाएगी। ठीक है, टू डेवलपमेंट क्रिएट सिनर्जी एंड नॉट डिपेंडेंस। इन इंडिया टू दिस डिपेंडेंसी इज क्रिएटेड बाय अनइक्वल डेवलपमेंट एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। तो इंडिया में ये देखा जाता है कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हैं, यानी जो जो लाभ हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और यहाँ पे अनइक्वल डेवलपमेंट है। ठीक है, इसीलिए ये सारी स्थिति है आज इंडिया की। विजनरीज लाइक महात्मा गांधी विजुअलाइज दिस सिचुएशन एंड देयरफॉर स्ट्रेस अपॉन ग्रास रूट डेवलपमेंट इन विलेजेस। तो विजनरी थे महात्मा गांधी, उन्होंने पहले ये चीज़ देख ली थी कि अगर डेवलपमेंट सही मायनों में करना है तो पहले ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, ताकि जो कि हमारे विलेज हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। डिपेंडेंसी कैन बी curtailed only through empowerment of those who are at receiving end of development process. New approaches like sustainable development, rights based approach and bottoms up development are emerging as viable alternatives to the traditional approaches of development which created dependency. तो इन्होंने कहा कि न्यू अप्रोचेस में जैसे अप्रोच जैसे कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, राइट बेस्ड डेवलपमेंट यानी जिसको जो मिलना चाहिए मिलना ही चाहिए, बॉटम आप मनी बॉटम से ऊपर जाइए यानी नीचे से ऊपर का डेवलपमेंट होगा। ये सारे क्या हैं, वाइबल अल्टरनेटिव्स हैं जो कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ डेवलपमेंट के इतर हैं जिसने डिपेंडेंसी क्रिएट की थी। ठीक है, ओके, तो वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। World system theory stresses that the world system and not individual collective nation states to the distinct first world, second world and third world countries should be basic unit of social analysis. This theory is an extension of Marxian concept of dialectical materialism and class struggle on a global scale. तो आपने मार्क्स का dialectical मटेरियलिज्म पढ़ा होगा और क्लास स्ट्रगल भी मैंने पढ़ाया है, उसको देख लीजिए। तो ये बेसिकली उसी पे बेस्ड था। द मोस्ट वेल नोन वर्जन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलस्टीन इन 1970 इन हिज बुक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। 1974 इनकी किताब का नाम है। द मॉडर्न सिस्टम एसेंशली कैपिटलिस्ट इन नेचर फॉलोड द क्राइसिस ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। तो कह रहे जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है ये क्या है, कैपिटलिस्ट है। ठीक है, इसका नेचर कैपिटलिस्ट है, जिसने फॉलो किया किसको फॉलो किया, फ्यूडल सिस्टम को फॉलो किया। वैलेस्टीन लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम इन द 16th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप एंड द अमेरिकाज व्हेन फ्यूडलिज्म वाज रिप्लेस्ड बाय द कैपिटलिज्म। तो फ्यूडलिज्म के बाद कौन आ गया, कैपिटलिज्म आ गया था। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड प्रोड्यूस अ वर्ल्ड सिस्टम मेड अप ऑफ कोर सेमीफेरी, है ना, एंड पेरीफेरी। समझ ही पा रहे होंगे पेरीफेरी का मतलब क्या होता है। वर्ल्ड सिस्टम रिफर्स टू द इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर इन अनइक्वल टर्म्स। तो वर्ल्ड सिस्टम ने क्या डिवीजन किया, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर अनइक्वल टर्म्स में, मतलब इक्वल टर्म्स नहीं थे। He develops the concept of core and periphery from the wider dependency theory. The core forms the exploitative capitalist class on a global level. तो core यानी कि जो अंतःकरण जिसका होता है, अंतर में यानी ये इसके जो मिड बीच में जो है वो कौन लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे हैं। वाइल कंट्रीज में ट्रांजिट फ्रॉम कोर टू सेमीफेरी एंड वाइस वर्सा, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड सिस्टम रिमेन्स द सेम। लेकिन इसका पूरा सिस्टम सेम ही रहता है, कैपिटलिस्ट ही पूरा चलाते हैं और कहीं कुछ हल्का फुल्का चेंज भले ही आप देख लें, बल्कि कोई मेजर चेंज नहीं आता है। कोर कंट्रीज लोकस फोकस on higher skill capital intensive production and the rest of the world focus on the low skill labor intensive production and an extraction of raw materials. तो हमारा उदाहरण है, और हायर स्किल में अमेरिका ले लीजिए। ठीक है, this constantly reinforces the dominance of the core countries. तो ये डोमिनेंट यही कंट्रीज हो जाएंगी जो कोर कंट्रीज होंगी।
Economic exchange between core and periphery takes place on unequal terms. The periphery is forced to sell its products at low prices but has to buy the core products at comparatively high prices. तो ये बहुत समय से चला आ रहा है. ब्रिटेन ने जब यहाँ राज्य किया तो भी यही कर रहे थे, हमारा मटेरियल सस्ते दाम पे खरीदते तो वहाँ से जो बन करके आता वो उसका हाई कॉस्ट होता था. ठीक है. However, Wallerstein didn't foresee a radical change in the world system as Marx visualized in the form of communism, as inequalities are likely to be there and some countries will be replaced by the others. तो कह रहे हैं कुछ कंट्रीज उसको रिप्लेस कर लेंगी लेकिन उनका चाल चलन वैसा ही रहेगा, यानी कैपिटलिस्ट जैसे होते हैं वो वैसे ही रहेंगे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा. पढ़ाई करते रहिए, डोंट टेक बर्डन, और इस सीरीज़ को हम चलाते रहेंगे. कल मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट.